Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme B, Tapestry of the Past. In this theme we are studying chapter number 4, the colonial era in India. We have already complete explanation in 2 parts and this is part 3. So it's my request to all the students, those who have not watched part 1 and part 2, please first you will watch these videos, then you will watch part 3, okay? And it's my request, one of the request to all the my viewers, please like, share and subscribe my channel, okay? Let us start. इस चैप्टर में जो है हमने क्या पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर, उसको मैं एक बार जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बता देती हूँ। उसमें हमने पढ़ा था कि पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ा था, डच के बारे में पढ़ा था, फ्रेंच के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर प्रिंसली स्टेट के बारे में, डोंट मिस आउट, ओके। इसके बारे में जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। In the Indian context, a princely state was a region that remained under the rule of an Indian prince, Maharaja or Nawab, but which had accepted British protection and guidance in exchange for maintaining internal autonomy. भारतीय संदर्भ में प्रिंसली स्टेट क्या होते थे? रियासतें होती थी। प्रिंसली स्टेट को रियासत बोला गया, वो एरिया जो कि भारतीय शासक के अंडर होता था। हो सकता है वो भारतीय शासक जो है महाराजा भी हो सकता है या वो नवाब भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंडर वो क्षेत्र आता था, लेकिन उसको ब्रिटिश की जो मतलब कि अपने एरिया को अगर उसे भारी सुरक्षा से अगर उसको अपने एरिया को भारी जो दुश्मन है वो उसमें अटैक ना करे या उसमें कोई वो मतलब कि बाधा ना डाले, तो उसके अपने स्टेट की सुरक्षा के लिए जो है उन्हें जो है ब्रिटिश की सुरक्षा को और उनके मार्गदर्शन को जो है ये एक्सेप्ट करना पड़ता था। और उसके बदले जो है ब्रिटिशर्स उनसे बोलते थे कि तुम्हें जो है इसके अंदर इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो बनाए रखनी होगी। इट मीन्स आपको आंतरिक शक्ति जो है इसके अंदर बनाए रखनी होगी, ओके। There were hundreds of them from large ones such as हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके के जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे वो हंड्रेड्स हुआ करते थे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ थे तो बहुत बड़े भी होते थे और छोटे भी उसमें स्टेट्स आ जाते थे। हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर और जम्मू कश्मीर जो हैं इस तरीके के स्टेट्स इसमें प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये पार्ट रहे हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के। At the time of India's independence, there were over 500 princely states covering about 40% of the subcontinent. जिस टाइम पे भारत को आज़ादी मिली थी उस टाइम पे 500 से ज़्यादा जो हैं हमारे देश के अंदर प्रिंसली स्टेट थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं रियासतें। और ये कम से कम जो है भारत के 40% एरिया को, करीब लगभग 40% एरिया जो है हमारे भूभाग का इसको पूरा जो क्या कर रही थी, कवर कर रही थी हमारे सबकॉन्टिनेंट के, ओके। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये इसको बोलते हैं विलय की नीति, ओके। हिंदी में इसको बोला था विलय की नीति। इसमें क्या था कि जो राजा जो था उसने एक पॉलिसी बना दी थी और उसके तहत उसने ऐसे इसलिए किया था कि हमारा जो ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका वो बड़ा हो सके। तो उसमें उसने कुछ पॉलिसी में कुछ रूल्स बताए थे, तो वो अभी हम इसमें समझेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ न्यूमरस स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसको विलय की नीति बोला जाता है। इस नीति के कारण क्या हुआ, बहुत सारी जो रियासतें थीं जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे ब्रिटिश साम्राज्य में उनको मिला दिया जाता था। क्यों मिलाया जाता था? जिससे कि ब्रिटेन का क्षेत्र नियंत्रण जो है वो बढ़ सके, ब्रिटिश जो है वहाँ उस एरिया को अपने कंट्रोल में कर सके। दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट इन द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूटेड टू द 1857 रेबेलियन टू विच वाज रिटन बिलो। और ऐसा जब हो रहा था, मतलब इस तरीके से जब ब्रिटिशर्स ने विलय की नीति बनाई थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है स्टेट्स है उनको अपने कब्जे में कर लिया था, जैसे कि अपना टेरिटोरियल कंट्रोल जो है वो बढ़ा सके। तो इससे जो लोग वहाँ भारतीय समाज में रह रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा दुखद और नाराज़गी पैदा हुई थी। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे और इसी से क्या हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये सबसे पहले एक मेन रीज़न था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, पहला कारण
जो है उसकी शुरुआत जो है 1857 विद्रोह की जो शुरुआत हो रही थी वो इसी रीजन की वजह से हो रही थी। ये पहला जो है वो मुख्य कारण बना था। ओके, अनदर स्ट्रेटेजम नोन एज subsidiary alliance was to install a British residence in the courts of Indian rulers to protect them against internal or external threats. In action, they would have to maintain British troops at their own expense and conduct foreign relations only through the British. लेकिन एक और स्ट्रैटेजी जो है वो लेके आए थे ब्रिटिशर्स, मतलब वो रणनीति, उसको वो जो स्ट्रैटेजी थी, वो जो रणनीति थी, उसको बोला गया था सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में बोला जाता है सहायक संधि। ओके, ये इस सहायक संधि के तहत जो है कुछ उनके रूल्स थे, उसमें बताया गया है कि इस नीति में ये बोला गया था अगर कोई भी इंडियन रूलर्स है उसको अपने दरबार में क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिटिश रेसिडेंस जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक ब्रिटिश रेसिडेंस जो है वो रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है सब्सिडी अलायंस के तरीके, मतलब कि उसमें सहायक संधि में के अनुसार, मतलब कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे कि अगर कोई भी इंडियन रूलर्स जो है उसको ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो रखना पड़ेगा अगर वो चाहता है उसकी जो उसको जो है अगर वो चाहता है कि उसको अंदरूनी और बाहरी खतरों से उसको सुरक्षा मिले तो उसके लिए उसको ज़रूरी है कि उसको एक ब्रिटिश का अधिकारी रखना पड़ेगा। और लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर आप इस तरीके से आप हमारा अगर कोई रेसिडेंस रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बदले आपको जो हमारी सेना का जो खर्च है उस रक्षा के बदले राजा को ब्रिटिश सेना का पूरा खर्च उठाना पड़ता था। राजा किसी भी विदेशी राज्य से बातचीत तभी कर सकता था जब ब्रिटिश उसको मतलब कि परमिशन देंगे तभी। ठीक है, इसमें बोला गया है ना, इन एक्शन दे वुड हैव टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन एक्सपेंस, मतलब इसके बदले अगर आप वो कोई भी ब्रिटिश अधिकारी अगर आप इंडियन रूलर अपने दरबार में रखेगा तो उसको भी उसके बदले कोई सर्विस देनी पड़ेगी। वो क्या थी कि जो उसकी ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स का जो खर्चा था वो पूरा जो है भारतीय उठाएंगे। ओके, एंड कंडक्ट फॉरेन रिलेशंस ओनली थ्रू द ब्रिटिश, अगर आपको कोई विदेशी मतलब कि देश से अगर आपको कोई और बाहरी देश से अगर आपको रिलेशंस बनाने हैं तो उसके लिए आपको राजा मतलब कि ब्रिटिश से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्हीं के माध्यम से जो आप उनसे रिलेशंस रख सकते हो उनके कहने पर। ओके, उनसे पूछ के। ओके, तो फिर ऐसा लगता था while appearing to preserve the sovereignty of principal states, the system effectively transferred real power to the British while burdening Indian rulers with the cost of their own subjugation. देखने में तो ऐसा लगता था कि जो रियासतें जो थीं वो स्वतंत्र थीं, लेकिन सारी की जारी जो पावर्स थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी, पूरी शक्ति जो है, लेकिन असल में पूरी शक्ति ब्रिटिशों के हाथ में चली जाती थी और राजा को अपने ही दासत्व क्या करना पड़ता था, उसका खर्चा भी उठाना पड़ता था और उनकी गुलामी भी करनी पड़ती थी। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वाइल बर्डन इंडियन रूलर्स विद द कॉस्ट ऑफ द ओन सब्जुगेशन, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोग जो थे वो उनकी गुलामी भी करते थे और उनका पूरा खर्च जो है सोल्जर्स मेंटेन करने का और भी कई खर्चे होते थे वो इंडियन रूलर्स को ही करने पड़ते थे। तो इसका मतलब भारतीयों को गुलामी भी करनी पड़ रही थी और उनका खर्च भी उस राजा को उठाना पड़ता था। The ruler of Hyderabad was among the first to enter such an alliance in 1798. Several others soon followed. रूलर जो था हैदराबाद का निज़ाम, वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, इस सहायक संधि को मतलब इस पे हस्ताक्षर किए थे। ओके, वो भी 1798 के ईयर में। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, और भी सारे राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया था, जो हमारी सहायक संधि थी उसको। These so-called alliances allow the British to control vast territories without the administrative cost of direct rule. और जब हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में सबसे पहले संधि को स्वीकार किया, इसके बाद कई और राज्यों ने भी ऐसी संधियां भी की। इन संधियों की मदद से ब्रिटिश बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पे क्या कर लेते थे, अपना कब्जा कर लेते थे, अपना नियंत्रण कर लेते थे, जिससे कि वो वहाँ पे क्या कर सके, सीधा शासन कर सके। सीधा शासन कर सके मतलब डायरेक्ट रूल कर सके और वहाँ पे उनको उसका खर्चा भी उठाना ना पड़े। खर्चा कौन उठाता था, जो मतलब कि जो वहाँ का राजा होता था उस प्रिंसली स्टेट का, उसको वो खर्चा उठाना पड़ता था।
इस तरह ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत कम खर्च में एक सस्ता साम्राज्य बना लिया। तो क्या हो गया, द ब्रिटिश टू कंट्रोल वॉस्ट टेरिटरीज विदाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट ऑफ डायरेक्ट रूट क्रिएटिंग व्हाट वाज कॉल्ड एन एम्पायर ऑन द चीप। इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक सस्ता सा साम्राज्य जो है वो बनाकर खड़ा कर लिया था। वंस द स्टेट एंटर द सिस्टम एग्जिस्टिंग इट वाज वर्चुअली इम्पॉसिबल, सो एज एनी अटेम्प्ट टू ब्रेक फ्री वुड फेस ओवरवेलमिंग ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स। अगर कोई भी राज्य इस संधि में आता था तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, अगर कोई राज्य संधि में फंस भी जाता था ना तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता था, बहुत असंभव होता था। अगर कोई राजा इस संधि से बाहर निकलने की कोशिश भी करता था तो ब्रिटिश की जो सेना थी वो उसको तुरंत दबा देती थी। ओके, फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, इट मीन्स स्वर्ग से नर्क तक। ओके, डिवास्टेटिंग फेमाइन्स, डिवास्टेटिंग फेमाइन मीन्स बहुत बुरी तरीके से जो है अकाल आया था जिसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया था। A few years after its victory at Plassey, the East India Company secured the right to collect revenue in Bengal, Bihar and Odisha, some of its India's richest regions. प्लासी के युद्ध को जीतने के कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको अधिकार मिल गया था कर जो है टैक्स को वसूल करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा वाले एरिया से मिल गया था। सम ऑफ इंडियाज रिचेस्ट रीजन, ये भारत के सबसे अमीर और उपजाऊ क्षेत्र थे। क्लाइव डिस्क्राइब बंगाल इन पर्टिकुलर एज अ पैराडाइज ऑफ द अर्थ, और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बंगाल को क्या बताया, उसने बंगाल को बताया कि ये धरती का स्वर्ग है। द कंपनी सर्जेंट एक्सपेक्टेड अ मैक्सिमम रेवेन्यू व्हाइल इन्वेस्टिंग मिनिमली in governance or development with devastating consequences for the population। जो कंपनी के ऑफिसर्स हुआ करते थे ना वो बहुत कम पैसा जो है वो, जो कंपनी के ऑफिसर्स होते थे वो बहुत कम पैसा जो है वो लोगों के जो शासन में और लोगों के विकास के लिए और जनता के हित के लिए बहुत कम पैसा जो है वो लोग खर्च करते थे। जो कंपनी के एजेंट्स होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा, एजेंट्स कौन होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह होते थे, ऑफिसर होते थे, वो क्या करते थे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा जो है जितना हो सके जो है वो कर वसूलने की कोशिश करते थे पैसा लोगों से, और बहुत कम पैसा जो है उनके शासन में, विकास में और जनता की भलाई के लिए खर्च करते थे। और इससे फिर क्या हो रहा था, इससे जो जनता पर जो है बेहद भयानक और दुखद जो है असर पड़ रहा था इस चीज़ से। In 1772, coming on top of 2 years of crop failure, the harsh revenue collection targets imposed by the East India Company in Bengal। 70 से लेके 72 का जो समय था, 2 सालों का जो समय था, उसमें क्या हुआ था, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत कठोर जो है कर वसूल करने की जो है प्लानिंग कर ली थी, और बहुत कठोर जो है रेवेन्यू कलेक्शन के जो टारगेट्स थे उन्होंने अपने टारगेट जो है बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बना लिए थे कि हमें किस तरीके से यहाँ से कर वसूलना है। इतना मतलब कि अकाल हो पड़ गया था 2 साल, उसके बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स जो है वो मतलब कि अपना ही जो है फ़ायदा उठा रहे थे यहाँ से। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल रिक्वायरिंग फार्मर्स टू पे हाई रेट ऑफ कैश टैक्सेस ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड्स रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट कंडीशंस। हाँ, तो वो किस तरीके से कर रहे थे कि वो इस तरीके से वो पैसा वसूल रहे थे, उन्होंने किस तरीके से जो है अपने रेवेन्यू के कलेक्शन का टारगेट बनाया था, वो किसानों से जो है हाई रेट ऑफ कैश टैक्सेस, जो भी उनकी लैंड पे जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी फसलें मतलब जो भी फसलें उगाई जाती थी, जो भी खेती बाड़ी होती थी, उनसे बहुत ऊंचे दामों में जो है वो लोग टैक्स वसूलते थे उस ज़मीन से, रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट कंडीशंस। और चाहे फसलें उगी हों, चाहे फसलें ना हुई हों, चाहे बर्बाद हो गई हों, तो भी जो है इतना जो आप उनको मतलब कि उनको हाई रेट ऑफ टैक्स है वो पे करना पड़ता था। Caused a catastrophic famine which killed nearly 1/3 of its population on estimate 10 million people। और इतना भयानक जब अकाल आया तो भी जो है लोगों को क्या करना पड़ा, टैक्स पे करने पड़े। उसमें से क्या हुआ, लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है, 1/3 पॉपुलेशन जो है लगभग मान लीजिए 10 मिलियन पीपल होंगे, इतने लोग जो हैं इस फेमाइन की वजह से
इस भयानक अकाल की वजह से मर गए थे। इनफैक्ट द कंपनी मेंटेन हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स इवन इंक्रीजिंग द लैंड टैक्स ड्यूरिंग द फैमाइन। तो भी जो कंपनी थी उसने इस तरीके के कठोर नियम बनाए टैक्स को कलेक्ट करने के, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने और क्या किया, उन्होंने इस तरीके से अकाल के दौरान भी क्या किया, उन्होंने ज़मीन पर क्या कर दिया था, कर बढ़ा दिया था। Such cruelty was denounced later not only by Indian personalities but by some British officials and public intellectuals such as William Digby, whom we quoted at the start of this chapter। और इस तरीके से जो है उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, ठीक है। बाद में कुछ भारतीय पर्सनैलिटीज़ हैं और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स और कुछ बुद्धिजीवियों ने बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे जो है इतनी अकाल पड़ने के बावजूद भी जो है कितना मतलब कि जो भारत की पॉपुलेशन थी उसको कितना मतलब कि भारत की पॉपुलेशन को खाने तक के लिए और बहुत तड़पा दिया था उनको, ठीक है। और तो इस तरीके से कुछ मतलब इसमें ये जो है W हंटर जो है इन्होंने एक ऑफिशियल मतलब कुछ लिखा है इसके ऊपर। फॉर इंस्टेंस ए सेंचुरी लेटर W हंटर एंड ऑफिशियल रोड, तो उन्होंने कुछ इस तरीके जो ये जो डिवास्टिक फेमाइन है उसके बारे में कुछ लाइंस लिखी गई हैं, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये किसने लिखी है, कुछ भारतीय और ब्रिटिश कुछ बुद्धिजीवियों ने इस क्रूरता की निंदा की है उन्होंने, ठीक है, कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका व्यवहार कैसा था और भारतीयों के साथ उन्होंने किस तरीके से व्यवहार किया था और उनकी ये इसमें निंदा की गई है। तो क्या है इसको हम रीड कर लेते हैं। While the country every year became a total waste, the English government constantly demanded an increased land tax। जब देश हर साल बर्बाद हो रहा था तो तब इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी वो लगातार क्या कर रही थी, ज़मीन पर जो है टैक्स को बढ़ाती जा रही थी, जिस पे फसलें पैदा होती थी उस ज़मीन पे वो टैक्स बढ़ाती जा रही थी। तब भी जब इतना बड़ा फेमाइन हो रहा था, इतने लोग मर रहे थे, तो भी जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स को इंक्रीज कर रही थी, लैंड टैक्स को, ज़मीन पे टैक्स को बढ़ा रही थी। ऑल्दो द स्टिफलिंग समर ऑफ 1770 द पीपल वेंट ऑन डाइंग। जब इतनी घुटन भरी गर्मी हुई 1770 में और लोग जो है भूख से मर रहे थे, द हस्बैंडमैन फार्मर्स सोल्ड द कैटल्स, और जो बहुत सारे किसान थे उन्होंने अपने जो उनके पास गाय बैल भैंस वगैरह होते थे उन सबको उन्होंने बेच दिया। दे सोल्ड द इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने अपने खेती के जो उनके पास औजार थे वो भी उन्होंने बेच दिए थे। द डेवर द सीड्स ग्रेन, और उन्होंने जितने भी बीज और अनाज होते थे उनको भी खा लिया था उन्होंने भूखमरी के कारण। दे सोल्ड द सन्स एंड डॉटर्स, उन्होंने अपने बेटा बेटी वो भी उनको अपने बेचने पड़े। टिल एट लेंथ नो बायर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी फाउंड, और कोई भी बच्चा तो है दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम पे। द एट द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड द ग्रास ऑफ द फील्ड, और उन लोगों ने पेड़ की पत्तियां घास सब कुछ खत्म कर दिया था, क्योंकि इतनी भूखमरी बढ़ी थी, वो भूख के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। डे एंड नाइट ए टोरेंट फैमिश्ड एंड डिजीज स्ट्रिकन wretches poured into the great cities। मतलब दिन रात भूखे कमज़ोर बीमार लोग शहरों की तरफ भागते रहे इस उम्मीद में कि शहर जाके अगर हम शहर में चले जाएंगे तो हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। ओके, such tragic famines were going to recur throughout the British rule in India। तो इस तरीके के जो अकाल हैं ब्रिटिश शासन के दौरान कई बार आए। ओके, ड्यूरिंग द ग्रेट फैमाइन ऑफ 1876-1878, और जो सबसे बड़ा जो फैमाइन जो आया है वो 1876 से लेके 1878 में आया है। फॉर इंस्टेंस इस टाइम पे क्या हुआ था, अप टू 8 मिलियन इंडियंस पैरिश्ड मोस्टली इन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में कम से कम 80 लाख लोग मर गए थे, ठीक है, इस फैमाइन के कारण। ओके, इस अकाल के कारण, इस भूखमरी के कारण। फिगर 4.8 है ये जो है फिगर 4.8 जो है इसमें आपको शो किया गया है कि ग्रेन बैग्स ऑन मद्रास बीच रेडी फॉर एक्सपोर्ट वाइल पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है मद्रास के बीच पे जो है अनाज की बोरियों को पैक करके रखा गया है एक्सपोर्ट करने के लिए, रेडी फॉर एक्सपोर्ट मतलब भेजने के लिए अपने देश के अंदर। वाइल पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, और हमारे देश के अंदर क्या था कि लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा जो है भूखमरी के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो भूखमरी के कारण मर रहे थे, ठीक है, व्याकुल हो रहे थे।
और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर उस समय जो है अपने देश में ये सब अनाज की बोरी बेचने की तैयारी कर रहे थे, और उस समय लाखों लोग जो है हमारे भारत के अंदर भूख से मर रहे थे। ओके, दिस इज शोन इन द पिक्चर ऑफ फिगर 4.8। ओके, ये मद्रास बीच के पास जो है मद्रास चेन्नई जो समुद्र किनारे वाला एरिया है वहाँ का सीन है, जहाँ पे अनाज की बोरियां पड़ी हुई हैं जिन्हें विदेश में भेजने की तैयारी चल रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उस समय हमारे भारत देश के अंदर लाखों लोग जो थे वो भूख से मर रहे थे। ओके, Disregard the severity of the crisis, some Indian traders would hold on to their stocks in the hope of price rise। मतलब जिस समय इस तरीके का अकाल पड़ा था, उस समय इस तरीके की जो आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो हमारे बहुत से जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने भी क्या कर रखा था, कुछ स्टॉक्स जो है वो होल्ड करके रखा हुआ था, मतलब कुछ अनाज जो है अपने पास भी जो है गोदाम में स्टोर करके रखा था। उन्होंने सोचा था कि जब प्राइस बढ़ेंगे, जब अनाज के जब दाम बढ़ेंगे तब जो है हम इसको बेचेंगे, कॉजिंग एन आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, और इसके कारण जो है बनावटी जो है वो कमी आई। एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट ग्रेन टू ब्रिटेन, और जो ब्रिटिश का जो प्रशासन था लगातार जो था वो ग्रेन को जो है वो ब्रिटेन निर्यात कर रहा था, वहाँ पे उस कंट्री के अंदर जो है हमारा जो अनाज है वो एक्सपोर्ट कर रहा था। अबाउट 1 मिलियन टन्स ऑफ राइस अलोन पर ईयर ड्यूरिंग 3 years ऑफ फैमाइन। 3 साल के अकाल का जो समय था उस समय भी जो है ब्रिटिशर्स जो थे वो कम से कम उन्होंने 1 मिलियन टन्स ऑफ राइस जो है वो हर साल जो है भेजा करते थे। जब हमारे देश में इतनी भूखमरी हो रही थी तब भी जो ब्रिटिशर्स जो थे वो लगभग 10 लाख चावल जो है वो ब्रिटेन भेजते थे हर साल। Apart from the factors mentioned above, the British economic policy of free market, which left prices of commodities free to fluctuate, contribute to the severity of the famines। ऊपर बताए गए कारणों के अलावा भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी जो है एक पॉलिसी वो लेके आए थे जिसको बोला जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी, मुक्त बाजार नीति। ठीक है, इसके तहत उन्होंने क्या किया था, विच लेफ्ट प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फ्री टू फ्लक्चुएट कंट्रीब्यूट द सेविटी ऑफ द फैमाइन्स। इस जो फ्री मार्केट जो वो पॉलिसी लेके आए थे इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो वस्तुओं के जो दाम है ना वो कभी भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ भी कही थी अगर कितना भी अकाल होगा, कितना भी खतरनाक अकाल होगा तो भी जो है अनाज की वस्तुओं के जो दाम हैं वो घटाए नहीं जाएंगे। मन माने दाम जो है वो लोग लगाने की बात कर रहे थे। ओके, और इससे बहुत ज़्यादा जो है स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। Thus, Lord Lytton, Viceroy of India during 1876 and 1878 famine, issued an order that there is to be no interference of any kind on the part of a government with the object of reducing the price of food। जब लॉर्ड लिटन जो है वो वाइसरॉय थे इंडिया के, उस टाइम पे 1876 और 78 का जब फैमाइन आया था उस टाइम पे लॉर्ड लिटन जो है वो वाइसरॉय थे इंडिया के, तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा भी इसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी इस चीज़ के लिए कि जो वस्तुओं के दाम हैं वो कम कर दिए जाए, खाने पीने की जो वस्तु हैं उनके दाम कर दिए जाएँ। इस तरीके से लॉर्ड लिटन वाइसरॉय ने ये ऑर्डर जारी किया था। ओके, उन्होंने बताया कि 1877 में अगर वस्तुओं के अगर दाम जो हैं खाने पीने की जो वस्तु इतना बड़ा अकाल आया तो भी वस्तु के दाम जो है गवर्नमेंट जो है वो कम नहीं करेगी। ओके, तो आप लोग एक पिक्चर देख लीजिए। सबसे पहले जो फिगर 4.9 है, ओके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये फिगर है 4.9। ओके, ये फिगर है 4.9। पीपल वेटिंग फॉर फैमाइन रिलीफ इन बैंगलोर, लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं अकाल से राहत पाने के लिए बैंगलोर के अंदर, जो कि टुडे बैंगलोर ही बोला जाता है इसको। ड्यूरिंग द 1877 में इस तरीके से लोग बैठे थे। ठीक है, और जब अकाल आया था, और ये जो है ये चित्र जो है विदेशों की एक मैगजीन में छापा गया था ताकि दुनिया को पता चल सके कि भारत के अंदर जो है वो अकाल आया है। 1877 में लोग जो है अकाल राहत पाने के लिए लंबी कतार में यहाँ पे बैठे हुए थे कि अकाल से हमें कुछ राहत मिल जाए। ओके, एट द सेम टाइम इन 1876
द हाइट ऑफ द ग्रेट फैमाइन, लिटॉन ऑर्गेनाइज्ड एन extravagant दरबार in Delhi, which involved a week-long feast for 68,000 official satraps and maharajas. जब बहुत बड़ा महाअकाल आया था ना, उसी समय पे बहुत बड़ा महाअकाल आया था 76 के टाइम पे, तो जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड लिटन उस समय वाइसरॉय थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्या किया, एक महंगा बहुत सुंदर सा जो है दिल्ली के अंदर उन्होंने एक बहुत भव्य और महंगा दरबार आयोजित किया। और जब उन्होंने ये दरबार जब आयोजित किया तो उन्होंने क्या किया था, इसमें बहुत सारे लोग, कम से कम 68,000 ऑफिशियल को बुलाया वहाँ पे और दावतें चलाई थी उनके लिए। ओके, जिस समय लोग जो है भूख से मरे थे, तब उस टाइम पे जो लॉर्ड लिटन जो था वो अपने यहाँ पे इतने लोगों के लिए दावतें कर रहा था, शाही दावतें। ओके, इस उत्सव में कम से कम 68,000 अंग्रेज अफसर और भारतीय राजाओं के लिए हफ्ते तक शानदार दावतें चली थी। उस टाइम पे हफ्ते तक उन्होंने इस तरीके से दावतें चलवाई। किसने? लॉर्ड लिटन ने, जब भारत देश में लाखों लोग भूख से मर रहे थे और वहाँ पे क्या हो रहा था, दावतें चल रही थी। Precise number of severe famines during the entire British rule vary from a dozen to over 20. और कितने बड़े भी अकाल आए तो उनका प्रभाव जो है वो, जितने भी अकाल आ रहे थे तो उनके अनुमान जो है वो अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, सभी अकाल का जो अनुमान है वो अलग अलग हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू सेवरल फैमाइन कमीशंस एंड अदर रिपोर्ट्स, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन विक्टिम्स, humans since millions of cattle and other animals also died is anywhere between 50 and 100 million. जब अकाल का टाइम पीरियड था उस टाइम पे भी क्या हुआ, जो हमारा अकाल आयोग था उसने और भी अन्य जब रिपोर्टें आई तो उन्होंने पूरा एक डाटा जो कलेक्ट किया तो उसमें पता चला कि लगभग जो है कितने लोग जो हैं भारत देश के मारे गए हैं। कम से कम जो है 50 से लेके 100 मिलियन जो है इतने लोग जो हैं, और जानवर भी हैं उसमें हमारे देश के, वो लोग इसमें भूखमरी से मर चुके थे। नियरली द नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और मतलब कि 5 से 10 करोड़ लोग जो हैं इस अकाल से प्रभावित हुए थे। जो एक रिपोर्ट आई है फैमाइन कमीशंस की, और भी अन्य रिपोर्टों से ये पता चला है इतने लोग प्रभावित हुए थे अकाल से। और जो डेथ हुई थी, जो लोग मरे थे, वो जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, उसमें जितने लोग मरे थे उसके बराबर थी। Okay, the British administration did open famine relief camps in some cities. Figure 4.9. Figure 4.9 जिस पे आपने देखा, जो ब्रिटिश प्रशासन थे उन्होंने कुछ इस तरीके से राहत केंद्र बनाए थे कुछ शहरों के अंदर, बट फॉर टू फ्यू एंड विद इनएडिक्वेट सप्लाई, लेकिन बहुत कम थे और बहुत कम लोगों को जो है उनको ज़रूरतों का सामान और खाने की वस्तुएं मिल रही थी। सम ऑफिशियल आर्ग्यू दैट फैमाइन रिलीफ शुड बी डेरिवेटिव केप्ट वेरी लो। कुछ ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने ये कह दिया था कि जो अकाल का जो राहत है वो बहुत कम होना चाहिए। द फैमाइन कमीशन ऑफ 1878-80 और जो फैमाइन कमीशन था 1878 और 80 के दौरान, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया, द डॉक्ट्रिन दैट इन टाइम ऑफ फैमाइन द पुअर आर इंटाइटल्ड टू डिमांड रिलीफ वुड प्रोबेबली लीड टू द डॉक्ट्रिन दैट दे आर इंटाइटल्ड टू सच अ रिलीफ एट ऑल टाइम्स। तो ब्रिटिश जो सरकार थे उन्होंने कुछ जगह पर आकर राहत शिविर खोले थे उस टाइम पे, लेकिन ये बहुत कम थे, इनमें पर्याप्त भोजन और सामान नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों को माना था कि अगर राहत बहुत कम, उन्होंने ये कहा था कि राहत जो है वो बहुत कम दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि जो गरीब लोग हैं वो राहत को अपना अधिकार समझने लगेंगे। तो ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर। ओके, We should note that the famines in India had occurred throughout history. यह सही है कि भारत के इतिहास में अकाल पहले भी बहुत सारे अकाल आए हैं पूरे इतिहास के अंदर, कॉज बाय ड्रॉट्स, वेदर इट इज, हो सकता है वो सूखा हो या बाढ़ आई हो या फिर और भी किसी भी तरीके का कोई, मतलब किसी भी तरीके से और भी कोई इस तरीके से कोई समस्या आई हो। Military contingents and other factors were never on such a scale. During the colonial era, India, especially rural India, sank into deep poverty and never recovered. यह सही है कि भारत का जो इतिहास था उसमें अकाल पहले भी होते थे, जैसे सूखा, बाढ़, युद्ध के कारणों से भी क्या हो जाता था, कई बार जो है भूखमरी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर अकाल कभी नहीं पड़े। जिस तरीके से हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स के जो शासन में जिस तरीके से उन्होंने फैमाइन की स्थिति उत्पन्न की थी, इस तरीके से जो है अकाल कभी नहीं आए थे।
ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी भारत देश की। ओके, लेकिन ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा इंडिया स्पेशली रूरल इंडिया सैंक इनटू डीप पॉवर्टी एंड नेवर रिकवर। लेकिन जब कॉलोनियल एरा था, जब ब्रिटिशों का जो उपनिवेशक वाला जब समय चल रहा था, उस समय भारत जो है खासकर गांव, भारत के जो खासकर गांव होते थे वो भी गहरी गरीबी में चले गए थे और आज़ादी तक कभी भी पूरी तरह वो आज तक जो है वो उभर नहीं पाए हैं। तो उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं हुई। कॉलोनी एरा के दौरान क्या होता है, गांव भी जो है वो गरीब की स्थिति में आ गए थे और आज तक जो है वो इस स्थिति से उभर नहीं पाए हैं। आज़ादी हो गई तो भी वो स्थिति से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। द ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, ठीक है, किस तरीके से जो है भारत की संपत्ति को बाहर ले जाया जा रहा था। एज वी सॉ अर्लियर, जैसे कि हमने देखा पहले भी पढ़ा है, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। जो ब्रिटिश की जो कॉलोनियल पॉलिसी थी वो उसकी नींव किस तरीके से पड़ी थी, वो आर्थिक शोषण कर रहे थे भारतीय लोगों का। ओके, इन 1895 द यूएस हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट बुक्स एडम्स नोटेड। तो 1895 में यूएस हिस्टोरियन और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और ब्रुक्स एडम्स, तो उन्होंने कुछ लिखा है, तो उसको हम समझ लेते हैं। वेरी सून आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द बंगाल प्लंडर बिगेन टू अराइव इन लंडन एंड द इफेक्ट अपीयर्स टू हैव बीन इंस्टेनियस। इसमें बताया प्लासी की लड़ाई के तुरंत बाद जो है बंगाल से वो धन संपत्ति लूट के ले जा रहे थे, कहाँ पे, और वो जो बंगाल से जो धन संपत्ति लूट के वो कहाँ ले जा रहे थे, लंदन के अंदर भेजी जा रही थी और इसका प्रभाव जो है वो तुरंत ही दिखाई पड़ रहा था। फॉर ऑल अथॉरिटीज एग्री दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन विद द ईयर 1760। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इसके पीछे जो है भारत की लूट करना ही मुख्य, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ ना 1760 के अंदर, उसके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति आई वो तभी आई जब वो सब कुछ भारत से लूट कर ले गए थे। उनका उद्देश्य क्या था, भारत को लूटना। पॉसिबली सिंस द वर्ल्ड बिगेन नो इन्वेस्टमेंट हैज एवर यील्डेड द प्रॉफिट री फ्रॉम द इंडियन प्लंडर। और इस तरीके से पूरी दुनिया में जो जितना आज तक जो निवेश हुआ था, इस तरीके से फायदा जो है किसी को नहीं हुआ था। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ था ना, इतिहास में कभी भी किसी निवेश ने इतना लाभ नहीं उठा पाया था जितना भारत को लूटकर ब्रिटेन में भारत से सामान जो है लूटकर ब्रिटेन जा रहा था। ठीक है। In other words, according to Adams, the Industrial Revolution in Britain, which required much investment, was made possible at least partly by the stolen wealth from India. This phrase is by the US historian Will Durant. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एडम्स के अनुसार जो औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी ब्रिटेन के अंदर, उसमें निवेश तो हुआ लेकिन वह कम से कम आंशिक रूप से जो है वो भारत से लूटी गई धन संपत्ति थी और उसी वजह से जो है ये क्रांति जो है वो पॉसिबल हुई है। उसी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। और ये फ्रेज जो है यूएस हिस्टोरियन विल डुरेंट ने दी है, मतलब वो भारत से लूट के ले गए तभी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है 1760 में देखने को मिला है। टेकिंग हिज क्यू फ्रॉम स्कॉलर्स सच एज एडम्स एंड डिग्बी, दादाभाई नौरोजी रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर authored in 1901 Poverty and Un-British Rule in India, in which he compiled from British reports the wealth estimate to have been drained out of India. एडम्स और डिग्बी जैसे विद्वानों के आधार पर दादा भाई नौरोजी जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नेता थे। ठीक है। और उन्होंने एक अपने नाम से एक किताब लिखी थी और वो किताब थी 1901 में लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको कि इस किताब में ये बताया गया है कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स जो लोग थे वो भारत से किस तरीके से धन संपत्ति जो है वो लूट के ले जा रहे थे, उसके बारे में उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है कि इन विच ही कंपाइल्ड फ्रॉम ब्रिटिश रिपोर्ट्स दैट वेल्थ एस्टिमेट हैव टू बी ड्रेन आउट ऑफ इंडिया, किस तरीके से भारत की धन संपत्ति को बहाकर जो है वो अपने देश ले जा रहे थे ब्रिटिशर्स। अबाउट द सेम टाइम रोमेश चंद्र दत्त A historian did a similar exercise in his economic history of India. उसी समय क्या हुआ, रोमेश चंद्र दत्त जो थे ये भी एक इतिहासकार थे, इन्होंने भी जब ऐसा ही अध्ययन किया जिसमें उन्होंने अपनी किताब जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया कि ऑल दी स्टडीज शो दैट द कॉलोनाइजर हैज टेकन मैनी बिलियंस ऑफ पाउंड्स फ्रॉम इंडिया। तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो कॉलोनाइजर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अरबों मतलब खरबों पैसा जो है कि संपत्ति जो है वो भारत से लूट के ले जा रहे थे। ए मोर रिसेंट एस्टिमेट बाय उत्सव
Patnaik for the period 1765 to 1938 comes to 45 trillion US dollars। तो एक इसी तरीके से एक आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उत्सव पटनायक, तो उन्होंने भी बताया कि 1765 टू लेके 1938 का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें भी ब्रिटिशर्स ने लगभग 45 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो लूट के ले जा चुके हैं। अगर उसकी वैल्यू आज के टर्म्स में बात करें, टुडेज वैल्यू, और अबाउट 13 टाइम्स ब्रिटेन GDP इन 2020 थे, तो उसकी वैल्यू जो है 13 गुना होगी जो ब्रिटेन की GDP है 2023 के अंदर। ये राशि जो ब्रिटेन की जो GDP है 2023 के अंदर उससे 13 गुना होगी। दिस वॉज एक्सट्रैक्टेड नॉट जस्ट थ्रू टैक्सेस, और ये चीज़ें जो है जो धन संपत्ति जो लूट के ले जाई जा रही थी वो सिर्फ कर को वसूल करके ही नहीं ले जाई जाती थी, बट वर चार्जिंग इंडियंस फॉर द कॉलोनियल पावर्स एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग द रेलवेज, द टेलीग्राफ नेटवर्क, इवन ऑन हॉर्स। वो लोग क्या करते थे, अगर उन्होंने भारतीयों में रेलवे की जो व्यवस्था लेके आए या उन्होंने टेलीग्राफ के नेटवर्क जो हमें प्रोवाइड किए और या कोई सहायता उन्होंने अगर वार्स में जो दी है उसका भी पूरा खर्चा जो है वो उनसे लूटते थे भारतीयों से। ठीक है, ओके। हैड दिस वेल्थ रिमेन इन्वेस्ट इन इंडिया, तो जो अगर ये पैसा भारत देश में अगर लगा दिया जाता, इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट कंट्री व्हेन इट अटेन्ड इंडिपेंडेंस। तो जो हमारा भारत देश होता आज बहुत ज़्यादा विकसित देश होता, जो पहले नहीं था। जब आज़ादी मिली थी तो हमारा देश बहुत ज़्यादा विकसित होता। अगर ये पैसा भारत से लूट के नहीं ले जाते ना तो हमारा देश आज बहुत ज़्यादा विकसित होता जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ओके, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई डू यू थिंक दादा भाई नौरोजी मीन्स बाय अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने जो बोला है कि अन ब्रिटिश रूल जो हो रहा था इंडिया के अंदर, उससे आप क्या समझते हैं, वह क्या कहना चाहते हैं? इसका ये मतलब है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में भारतीय लोगों के साथ जो है वो न्यायपूर्ण और ईमानदारी का बर्ताव नहीं कर रहे थे, वो मनमानी शासन कर रहे थे। उनका शासन जो था ब्रिटिश मूल्यों के खिलाफ था क्योंकि वे भारत का शोषण कर रहे थे। ओके, एंड ही वॉज एन MP इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1892 में। जो दादा भाई नौरोजी थे ये MP थे हाउस ऑफ कॉमन्स के 1892 में। ओके, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। हाउस ऑफ कॉमन्स होता है इज द नेम फॉर द इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये जो है लोअर हाउस जो होता है ना बाइकैमरल पार्लियामेंट का यूनाइटेड किंगडम का, उसको ये नाम दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब चुना हुआ नेता माना गया था। ओके, अभी जो है ये फिगर जो है 4.10 और 4.11, 4.12, 4.13 इसमें ये कुछ लीडर्स के नेम दिखाएंगे। ये जो लीडर्स हैं ये ब्रिटिशर्स भी हैं और इंडियन भी हैं, जैसे कि ब्रूक्स एडम्स के बारे में हमने पढ़ा, विलियम टेकवेव के बारे में पढ़ा, दादा भाई नौरोजी और RC दत्त। तो ये जो कुछ हिस्टोरियंस हैं और ये लीडर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति लूटी और हमारे भारत देश को गरीब बना दिया था। और जो जिस तरीके से उन्होंने भारत देश से जो उन्होंने शासन किया ये मूल्यों के खिलाफ नहीं था, ये पूरी तरीके से भारत का शोषण था। थिंक अबाउट इट, लेट अस रिटर्न टू दिस पेंटिंग फिगर 4.14। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो आपको शो की गई हैं इसके अंदर। फिगर 4.14 आप देखिए, इसके अंदर आपको ये है पिक्चर्स जो हैं ये शो की गई हैं, बट नाउ विथ सम क्लूज टू इट सिम्बोलिज्म। तो इसमें कुछ क्लूज दे रखी हैं, ठीक है, कुछ क्लूज दे रखे हैं, तो उनका क्या प्रतीक है तो वो आपको बताना है। नोट हाउ अ ब्रिटेनिया ए सिंबॉलिक फिगर फॉर ब्रिटेन। किस तरीके से ब्रिटेनिया जो ब्रिटेन था वो एक प्रतीक रहा ब्रिटेन के लिए। इट्स हायर देन द कॉलोनीज, और उसको एकदम ऊंचाई पर बिठा दिया गया था। ठीक है, पॉइंटिंग टू हिज सुप्रियर पावर। और ये चीज़ जो है उसकी ये चीज़ जो जब ब्रिटेन को ऊपर, ये देखिए ये है इसकी फिगर, इसमें आपको बता देती हूँ ये ब्रिटेनिया है विद द लाइन सिम्बलाइजिंग पावर। तो ये बता रहा है, इसमें ये शो किया गया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है सबसे ऊपर दिखाया गया था, ऊंचा। ओके, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स हैं, इनको सबसे ऊंचा दिखाया गया है। और तो इसका क्या मतलब है कि एक शेर के साथ बैठी है, यह दिखाता है कि ब्रिटेन जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। पॉइंटिंग टू हिज सुपीरियर पावर, ब्रिटेन जो था वो बहुत शक्तिशाली था। और उसके बाद आप देखिए कॉन्ट्रास्ट विद द लोअर पोजीशन। अगर आप लोअर पोजीशन पे एंड बैंड पोस्चर्स ऑफ द कॉलोनीज, उसमें दिखाया है चाइना ऑफरिंग कर रहा है प्रीशियस जार, तो उसको नीचे की तरफ दिखाया है।
ठीक है। और वो नीचे दिखाया है कि ये देश जो है वो हमसे इतने पावरफुल नहीं है, बहुत वीक हैं। और उसी तरीके से भारत के लोगों को, यहाँ पे भारत के लोग क्या कर रहे हैं, उसको पर्ल्स और ज्वेल्स दे रहे हैं, ठीक है। ब्रिटानिया के लोगों को तो ये इसमें ये शो किया गया है कि इस तरीके से भारत के लोग जो हैं अपनी चीज़ों को, अपनी जो देश की जो चीज़ें हैं वो उनको सौंप रहे हैं, ठीक है। अपनी भारत की संपत्ति ब्रिटेन को सौंप रहे हैं, ये चीज़ इसमें शो की गई है, ओके। और ये है एनिमल्स फ्रॉम इंडिया। एनिमल्स फ्रॉम इंडिया का मतलब ये है कि भारत के जानवर भी दिखाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि प्रकृति के साथ भी उन्होंने क्या किया है, ब्रिटेन ने प्रकृति की चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाया है, उनको भी ले जाया गया है, ठीक है। 2 डार्क फिगर्स इंडियंस ऑफरिंग बेल्स ऑफ कॉटन। 2 जो फिगर्स आपको शो की गई हैं, जो भारतीय दिखाए हैं, वो उनके जो कलर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखाए गए हैं, और जो कि बेल्स ऑफ कॉटन दे रहे हैं उन्हें सूती और कपास के कुछ जो सूती कपास का कुछ कपड़ा वगैरह जैसा मतलब दे रहे हैं, गट्ठर दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कपड़ा उद्योग से भारत का शोषण दिखाया जा रहा है इसके अंदर, ओके। मेन चीज़ इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। ब्रिटेन के चित्र में भारत और चीन को ऊपर नहीं रखा गया था। ब्रिटेन के जो चित्र है उसमें भारत और चीन को सबसे नीचे रखा गया था, जिससे उनकी श्रेष्ठता दिखाई जाए। भारत और चीन जो है वो झुककर बैठा है या बताता है कि ब्रिटेन के गुलाम है, ओके। यही चीज़ है इसका मतलब, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं चेंजिंग लैंडस्केप्स। चेंजिंग लैंडस्केप क्या है? द एक्सपेंडिंग कॉलोनियल रूल इम्पैक्टेड नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियंस लाइफ। जो कॉलोनियल रूल भरा था, उपनिवेश जो शासक जिस तरीके से ब्रिटिशर्स लेके आए थे भारत देश के अंदर, वो हर क्षेत्र में, हर पहलू में भारतीयों की लाइफ में देखने को मिल रहा था। उसने हर पहलुओं से जो है, हर एस्पेक्ट से जो है इंडियन की लाइफ को बर्बाद किया था। एज अ रूलर्स वर कन्विंस्ड दैट इंडिया शुड बी रीशेप अकॉर्डिंग टू द सुपीरियर कंसेप्शन। का माना था कि हम जो है भारत देश को रीशेप करेंगे और अपनी सुपीरियरिटी को दिखाएंगे। लेट अस ब्रीफली लुक एट अ फ्यू ऑफ दोस इम्पैक्ट। तो क्या क्या इम्पैक्ट इसके पड़ रहे थे तो वो हम देख लेते हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। किस तरीके से जो है भारत की जो स्वदेशी उद्योग थे उनको किस तरीके से डिक्लाइन किया गया, ठीक है। भारत के स्वदेशी उद्योगों का किस तरीके से जो है उनका पतन किया गया। बिफोर द 18th सेंचुरी इंडिया वाज रिनाउंड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, पर्टिकुलर इन टेक्सटाइल। 18th सेंचुरी से पहले क्या हुआ था, भारत जो देश के अंदर जो है हस्तकला और उद्योग जो था वो बहुत बेहतरीन था और बहुत फेमस भी था उस टाइम पे, ठीक है, उस 18th सेंचुरी से पहले। तो विशेष रूप से जो है उन्होंने पर्टिकुलर टेक्सटाइल, विशेष रूप से जो है वो वस्त्र के उद्योग, जैसे कि कॉटन हो गया, उसको कपास बोलते हैं, सिल्क मीन्स रेशम हो गया, वूल ऊनी हो गए, जूट और हैम्प, तो इस तरीके के उन्होंने, एंड कॉयर मीन्स नारियल की वो जटाई वगैरह होती है, ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर विद रिच एंड इंट्रिकेट डिज़ाइंस। और इंडियन का जो कॉटन का जो टेक्सटाइल था, सूती के, भारतीय सूती के जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बारीकी उस पर बारीकी डिज़ाइन से वो बनाए जाते थे और ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता था। चटक रंगों का और बनावट के कारण क्या थे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते थे। एंड टेक्सचर रेंजिंग फ्रॉम अल्ट्रा थिन मसलिन्स टू रिचली एम्बोस्ड फैब्रिक्स। और जो भी वो फैब्रिक जो यूज़ करते थे वो बहुत मलमल का कपड़े से लेकर और उभरे हुए डिज़ाइन का भी उन कपड़ों पे वो लोग क्या करते थे, छपाई के लिए यूज़ करते थे। फैब्रिक्स वर इन हाई डिमांड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर हिस्से में जो है इस तरीके की फैब्रिक के, इस तरीके के कपड़े की बहुत ज़्यादा अधिक मांग थी, ओके। भारतीय कपड़े दुनिया भर में बहुत मशहूर थे और हर जगह उनकी मांग थी, ओके। लेट्स चेक, सो डू यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स यूज्ड अबव टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब इंडियन टेक्सटाइल। आपने अभी जो पढ़ा डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं इंडियस टेक्सटाइल के लिए, ओके। इफ़ नॉट फॉर्म ग्रुप्स 4 और 5 एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर, तो आपको 2 से या 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है, वहाँ पे आपको डिस्कशन करना, फिर आपको टीचर्स से हेल्प भी लेनी है इसके लिए। ब्रिटिश पॉलिसी इम्पोज्ड हैवी टैक्स ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन व्हाइल फोर्सिंग इंडिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स विद मिनिमल टैरिफ्स। जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उन्होंने क्या किया था, बहुत ऊंचा कर लगा दिया था ताकि भारतीय कपड़ा जो है वो ब्रिटेन में सस्ते दामों पे बेचा जा, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जा सके, ओके।
British policy imposed heavy duties on Indian textile imported to Britain while forcing India to accept British manufactured goods with minimum tariff। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो क्या किया था, जो इंडियन की टेक्सटाइल थी उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कर लगा दिया था, जो कि ब्रिटेन को भेजा जा रहा था, और इंडिया को फोर्स किया था कि जो हमारे जो गुड्स हैं आप उनको सस्ते दामों पे लीजिए। मोर एवर ब्रिटेन नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सी ट्रेड एज वेल एज एक्सचेंज रेट्स। और ब्रिटेन ने क्या किया था, जो वो ट्रेड करता था वो समुद्र के किनारे वाले एरिया पे ही करता था, उस पर अपना कंट्रोल कर दिया था, और उसके बदले उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स से बोला, सो इंडियन ट्रेडर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट एज अर्लियर। तो इंडियन ट्रेडर्स को जो है उनके लिए जो है वो कुछ उन्होंने रूल्स जो है, मुद्रा का जो विनिमय था उसमें अपना नियंत्रण कर लिया था। जो रेट्स वगैरह जो मतलब कि जो उन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने चीज़ें तो वो बहुत मतलब कि सस्ते दामों से ले जा रहे थे, और हमको बहुत महंगे दामों में चीज़ों को लेना पड़ता था उनसे। तो बड़े हिस्से पे इन्होंने क्या किया था, मुद्रा विनिमय पे क्या कर लिया था, उस पर अपना नियंत्रण कर लिया था। सो इंडियन ट्रेडर्स फाउंड डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट एज अर्लियर। इससे क्या होता था, जो भारतीय व्यापारी को निर्यात करना जो है बहुत कठिन हो जाता। दिस रिजल्ट वाज द रून ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसका नतीजा क्या हुआ, इस तरीके से भारत की जो वस्त्र उद्योग थे वो भी बर्बाद हो गए। इन 19th सेंचुरी इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेल शार्पली। और भारत 19वीं शताब्दी के समय जो भारत के जो वस्त्र उद्योग थे उनमें भारी गिरावट देखने को मिली। वाइल ब्रिटेन्स इम्पोर्ट इनटू इंडियाज ग्रीव इवन मोर एंड मोर। और जबकि भारत में ब्रिटेन का जो आयात था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कॉमोडिटीज ऑफ स्किल आर्टिजन्स हु हैड प्रैक्टिस्ड देयर क्राफ्ट्स फॉर जनरेशंस वर रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी एंड फोर्स्ड टू रिटर्न टू सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग ओवरटैक्स्ड लैंड। जो बहुत सारे हुनरमंद और जो कारीगर थे वो बहुत पीढ़ी से काम कर रहे थे, तो वो भी जो है उनको भी क्या करनी पड़ी, इस तरीके की गरीबी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, क्योंकि वो सस्ते दाम में हर चीज़ लेते थे, ठीक है। और उनको भी मजबूरी में क्या करना पड़ा, खेती करनी पड़ी, क्योंकि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी बर्बाद हो रही थी। तो फिर वो बेचारे लोग जो है उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ी, और फिर क्या हुआ, उन्हें मजबूरी में खेती करनी पड़ी, और जिससे कि वो अपना गुजारा कर सकें। और उस लैंड पे भी उन्होंने क्या किया था, ओवरटैक्स लैंड पे उन्होंने भी क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ा दिया था। ओके, इस वजह से क्या हुआ, मतलब जो भारतीय व्यापारी के लिए विदेश भेजना मुश्किल हो जाता था। ओके, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो हमारे देश में हुनरमंद कारीगर थे जो पीढ़ी से काम कर रहे थे, अब गरीब लोग थे, अब उन्हें भी मजबूरी में खेती करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था। और ऐसी ज़मीन थी जिस पर वो अत्यधिक कर लगा दिया जाता था, ऐसी ज़मीन पर उन्हें खेती करके अपना गुजारा करना पड़ा था। किनको, आर्टिजन्स, स्किल आर्टिजन्स को। ओके, तो ये स्थिति जो है ब्रिटिशर्स ने जो आर्टिजन्स की कर दी थी। एज विलियम बेंटिक देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व इन 1893, जैसे कि इसमें बताया कि जो विलियम बेंटिक थे वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे इंडिया के, तो उन्होंने देखा 1834 के अंदर उन्होंने बताया द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक चीज़ कही कि कपास बनाने वालों की हड्डियां भारत की धरती पर सफ़ेद होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही थी, क्योंकि वो लोग भूख से मर रहे थे। ओके, सिमिलर सिनेरियोस अनफोल्डेड फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयरन। और इसी तरीके की स्थिति जो थी उन लोगों की थी जो लोग भारत में इस्पात, कागज़ और अन्य उद्योगों में भी काम करते थे, ठीक है। स्टील, पेपर एंड अदर गुड्स। इंडिया शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कैप डिक्लाइन थ्रू द कॉलोनियल। जब कॉलोनियल रूल वाला समय चल रहा था ब्रिटिशर्स का, उस टाइम पे जो भारत की जो जीडीपी थी वो बिल्कुल ही लो हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी, रीचिंग हार्डली 5% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत देश को आज़ादी मिली थी तो भारत की जीडीपी कितनी थी, 5% रह गई थी बस। ओके, in less than 2 centuries, one of the richest land of the world had become one of the poorest. लगभग 2 सेंचुरीज, मान लीजिए आप 2 सदियों से कम समय में जो हमारा भारत देश था वो सबसे 2 सदियों पहले, मतलब हमारा जो भारत 2 सदियां या फिर आप 2 मतलब सेंचुरीज मान लीजिए, उससे भी कम समय मान लीजिए, दुनिया का सबसे अमीर देश हमारा भारत देश माना जाता था। आज वो उस देश की स्थिति जो है एक गरीब देश में बदल गई है। ओके, डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। किस तरीके से जो है जो भारत का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था जो पारंपरिक तरीके से चला रहा था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया था, उसको भी मतलब ख़त्म कर दिया था।
Before British colonization, India possessed well-organized system of local governance, village council, managed community affairs, resolved disputes and organized public works such as irrigation, roads, etc. जिस तरीके से जब ब्रिटिश उपनिवेशन बनने से पहले क्या हुआ, भारत की जो है स्थानीय शासन और भारत का जो स्थानीय शासन था वो अच्छी तरीके से सुसंगठित व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा था। बहुत सारी विलेज काउंसिल्स जो थी वो मैनेज करती थी कम्युनिटी एफर्ट, मतलब जो ग्राम की पंचायतें होती थी वो कई समुदायों के क्या करती थी, कार्यकाज संभालती थी और रिजॉल्व डिस्प्यूट, झगड़े सुलझाती थी, अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक वर्क और बहुत सारे सार्वजनिक कार्य किए जाते थे, जैसे कि सिंचाई का काम, इरिगेशन, रोड्स बनवाना, ये सब इन काम का आयोजन किया जाता था। रीजनल किंगडम्स मेंटेन कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट हैड इवॉल्व ओवर सेंचुरीज टू एड्रेस लोकल नीड्स एंड कंडीशंस। और बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य जो होते थे और उन्होंने जटिल प्रशासनिक प्रणाली विकसित कर ली थी, जो सदियों से क्या हो रहा था, स्थानीय जरूरतें और परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बनी हुई थी। लोगों के स्थानीय जो मतलब लोगों की जरूरतें होती थी, स्थानीय लोगों की जरूरतें उनके पैसे अंदर वो चल रहा है, मतलब ऐसी स्थिति थी उस टाइम पे। चार्ल्स मैटाकेफ एंड एक्टिंग गवर्नर जनरल इन द 1830, उस समय जो कार्यरत थे वो चार्ल्स मैटाकेफ कार्यरत थे, जो कि 1830s के टाइम पीरियड था। वो डिस्क्राइब द सिस्टम एंड इट्स एफिशिएंसी इन दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो उन्होंने जो है इस व्यवस्था और दक्षता का वर्णन किया है। वो किस तरीके से किया है उसको अभी हम समझ लेते हैं। वो ये है कि the village communities are little republics having nearly everything they want within themselves. They seem to last where nothing else lasts. तो उन्होंने बताया कि गांव के समुदाय छोटे छोटे गणराज्य जैसे थे, उन्हें हर चीज़ स्वयं के भीतर ही मिल जाती थी और उसके लिए उन्हें वे भी मतलब जो भी चीज़ होती थी ना वो उन्हें वही मिल जाती थी, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता था। डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी टम्बल्स डाउन, एक एक करके जो डायनेस्टी आई, राजवंश थे, वो गिरते चले गए और रेवोल्यूशन 62 और बहुत सारी क्रांति के बाद क्रांतियाँ हुई। बट द विलेज कम्युनिटी रिमेन्स, लेकिन तब भी जो है गांव के समुदाय वैसे के वैसे ही थे। दिस यूनियन और द विलेज कम्युनिटीज ईच वन फॉर्मिंग अ सेपरेट लिटिल स्टेट इन इट्स सम। उस समय क्या होता था, जो गांव के समुदाय होते थे जिसमें से प्रत्येक अपने आप में एक छोटा राज्य होता था, वो भी क्या होता था, उसकी भी स्थिति जो है इतनी बदली नहीं थी उस टाइम पे। हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर देन एनी अदर कॉस्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत के लोगों को बचाए रखने में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, किसी भी अन्य कारण से अधिक, मतलब ये जो स्थिति थी भारत की, कभी भी इस तरीके से भारत की स्थिति नहीं हुई थी। तो उन्होंने इसके बारे में पूरा बताया है कि किस तरीके से भारत की स्थिति हुआ करती थी। The British systematically dismantled these indigenous governance system। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो स्वदेशी स्वशासन प्रणाली थे उनको ख़त्म कर दिया था और उसकी जगह जो है वो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी डिज़ाइन की थी, प्राइमरी टू फैसिलिटेट टैक्स कलेक्शन, मतलब केंद्रीकृत प्रशासन जो है वो उन्होंने लागू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों से क्या करना है, लोगों से जो है कर वसूलना है, आसानी से कर वसूलना है, एंड मेंटेन ऑर्डर, और कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, ऑर्डर रेदर देन प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, और लोगों की भलाई के लिए जो है, मतलब उनका मतलब मेन मकसद ये था कि कर वसूलना है और कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और जनता की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं करना है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय सेंचुरीज ओल्ड मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी मेकिंग। और इस बदलाव ने सदियों से जो चली आ रही समुदाय के जो निर्णय लेने की जो व्यवस्था थी उसको पूरा क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कोड्स ऑफ लॉ disregard customary laws and practice that had governed Indian communities for generations। जो ब्रिटिशर्स अपने कानून लेके आए थे तो वो भारत के जो प्राचीन रीति रिवाज थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, जो भारतीय समुदायों के कई पीढ़ियों से चले आ रहे थे। While presented as modernization, this imposition of a foreign system unsuited to India alienated ordinary Indians from the judicial system। इस आधुनिकता को बताकर उन्होंने ये आधुनिकता, और उन्होंने बताया ये आधुनिकता है, इसको बताकर लागू किया, लेकिन यह विदेशी प्रणाली जो है भारत की ज़रूरतों के बिल्कुल अनुकूल थी। और जो भारत का जिस तरीके से पहले जुडिशियल सिस्टम था, इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्रिएटिंग कोर्ट्स दैट वर एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कंडक्टेड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। जिस तरीके से आप देखेंगे, जिस तरीके से पहले जो भारतीय का जुडिशियल सिस्टम था वो बिल्कुल पलट गया था,
लोगों के कोर्ट्स हुआ करते थे, न्यायालय हुआ करते थे, लेकिन जो अब की जो कोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव हुआ करती थी और उनमें टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, बहुत मतलब कि महंगी थी और समय लेने वाली थी। और अगर आप उस मतलब कि अगर इस तरीके से आप अपने न्याय के लिए अगर खड़े भी होते थे तो जो जिस लैंग्वेज में वहाँ बातचीत की जाती थी वो विदेशी लैंग्वेज में ही आप कोर्ट में बातचीत करेंगे, तभी आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे। कंडक्ट इन अ फॉरेन लैंग्वेज। उस समय क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने सारे अपने रूल्स, अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो लोगों पे, भारत देश पे थोपी थी। और तो इस वजह से क्या हुआ था, जो भारत की स्थिति जो थी, ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो पुराना जो उनका ढांचा था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियोस वैसे भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो it's my request to all the viewers once again, please like, share and subscribe my channel. Thank you.